अमेरिका की जनता को अच्छे दिनों का भाषण सुनाकर स्टॉक मार्केट बूम का लालच दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन 7 हफ्तों के अंदर अंदर ट्रंप ने अमेरिकी शेयर मार्केट बाजार में हड़कंप मचा दिया है और यूएस इकोनॉमी को रिसेशन के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर मंडे को डाउ जोन्स 900 पॉइंट्स गिरी, जब ट्रंप ने इसी बात से इनकार नहीं किया कि अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। 3 हफ्तों से चल रही मार्केट सैलो फिर से तेजी पकड़ रही है। सितंबर 2022 के बाद पहली बार नैस्डैक ने एक ही दिन में 4% की गिरावट रजिस्टर की। S&P 500 की लगभग 2.7% गिरा। अमेरिकन इकोनॉमी आज चीख चीख कर कह रही है कि आज उसकी हालत टाइट हो रही है। हालत इतनी खराब हो गई है कि अमेरिका के मैग्निफिशिएंट 7 स्टॉक्स, जिसे इन्वेस्टर्स अब तक सेफ बेट्स मान रहे थे, सोमवार को वो भी बिगेस्ट लूजर्स में अपने आप को शामिल पाते हैं। अल्फाबेट और मेटा 4% गिरते हैं। AI वेव का बिगेस्ट बेनिफिशियरी एनवीडिया भी 5% से नीचे चला जाता है। लेकिन स्टार ऑफ द डे अमेरिका के उन इलेक्टेड प्रेसिडेंट इलॉन मस्क का टेस्ला 15% डाउन एक ही दिन में। पिछले कुछ ही हफ्तों में टेस्ला का स्टॉक 50% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। इलॉन मस्क के खतरनाक बयानबाजी, पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर को स्मॉल मैन कहना, अपने ही देश में डेमोक्रेटिक सीनेटर को ट्रेटर बुलाना और डॉज द्वारा लोगों को नौकरी से बेरहमी से बाहर निकाल देना, मस्क ऑब्वियसली काफी अनपॉपुलर बन चुके हैं। अमेरिका में जगह जगह लोग टेस्ला कार्स को आग के हवाले कर रहे हैं। साथ ही साथ ये मत भूलिएगा कि चाइना और दूसरे देश के ईवीज, जो दूसरे कंपनीज हैं, अब तेजी से टेस्ला को टक्कर दे रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इलॉन मस्क का टेस्ला की स्टोरी तो ओवर है। उधर अपने इंडियन मार्केट की हालत भी कुछ खास नहीं है। पिछले एक साल में सारे के सारे गेन सेंसेक्स ने खो दिए हैं। पिछले 6 महीनों से हमारी मार्केट्स बस गिरते ही आ रही है और इसमें हमारे देश के इंटरनल फैक्टर्स भी शामिल हैं। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया भर के मार्केट अभी एक अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह है इन्वेस्टर्स का घटता हुआ कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस क्यों कम हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप जो व्हाइट हाउस पर वापस आ चुके हैं, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक तूफान ला चुके हैं। 80 साल पुराना वेस्टर्न अलायंस अब तार तार हो चुका है। यूक्रेन से सपोर्ट वापस ले लिया गया है। रशिया को मदद करने के इल्जाम लग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ ट्रंप ने टैरिफ वॉर भी छेड़ के रखा हुआ है। रेसिप्रोकल टैरिफ जो अनाउंस कर दिए हैं, जो अगले महीने से लागू भी होने वाले हैं। कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर जो टैरिफ ऑलरेडी लगा दिए हैं, इन देशों ने जवाबी कार्यवाही में अपने टैरिफ भी इम्पोज कर दिए हैं। यूएस प्रोडक्ट्स पर इतना सब कुछ ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के सिर्फ शुरुआती 7 हफ्तों में ही कर दिया है और अभी तो 3 साल और 45 हफ्ते भी बाकी हैं। जाहिर सी बात है कि इतनी उथल पुथल के बीच में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कोविड के बाद लोएस्ट पॉइंट तक पहुंच चुका है। अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर भारत हो, सभी मार्केट से लोग अपना पैसा वापस खींच रहे हैं। ट्रंप ने पहले ही अपने सिटीजन्स को आगाह कर दिया है कि उनकी पॉलिसी सब शॉर्ट टर्म में लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। लेकिन बात सिर्फ शॉर्ट टर्म की ही नहीं है। ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसीज हैं, अमेरिका के लिए और साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ सकती हैं। तो आइए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे टैरिफ के मुद्दे को जानते हैं कि क्या होते हैं ये टैरिफ और क्या ये सच में अमेरिका को मालामाल कर देंगे जैसा कि ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। टैरिफ को छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप हासिल क्या करना चाहते हैं, वो साबित क्या करना चाहते हैं, क्यों ये टैरिफ की पॉलिसी यूएस के साथ साथ पूरे दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो रही है और फाइनली इंडिया अपनी इकोनॉमी को इस पूरे उथल पुथल से सेफगार्ड करने के लिए क्या कर सकता है और साथ ही इंडिया क्या कदम उठा रहा है वो भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात को लेकर बहुत गलतफहमी है कि टैरिफ होता क्या है। दोस्तों, एक्चुअल में टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है जो कि कोई भी सरकार अपने देश के बाहर से आने वाले सामान पर लगाती है। जब कोई भी कंपनी फॉरेन से सामान मंगाती है तो उससे इम्पोर्टिंग वाली जो कंपनी होती है उसे सरकार को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं एज टैरिफ। अब ये टैक्स आमतौर पर प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू पर एक डिफाइंड परसेंटेज माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्विस चॉकलेट इम्पोर्ट करवाई जा रही है इंडिया में, तो उस कंपनी का जो खर्चा है, इम्पोर्ट एक्सपेंस है, अगर प्रॉफिट मार्जिन भी लगा हुआ है तो वो 100 रुपए की बनती है। लेकिन सरकार ने उस पर 20% का टैरिफ लगा रखा है कि स्विट्जरलैंड का स्विस चॉकलेट जो है उस पर 20% टैरिफ लगेगा, तो मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली इस चॉकलेट की बन जाती है 120 रुपए। तो ये टैरिफ के जो 20 रुपए वाला जो एक्स्ट्रा पैसा है वो स्विट्जरलैंड नहीं दे रहा है, वो आप ही की जेब से जा रहा है। तो एक गलत फहमी होती है कि वो वाला देश ये पैसा दे रहा है, लेकिन रियलिटी में वो पैसा आपकी और मेरी ही जेब से जा रहा है। लेकिन अब आप पूछोगे कि ऐसा सरकार क्यों करती है? तो इसका ये रीजन है कि जो आपके लोकली मेड चॉकलेट्स जो होती हैं वो ऑलरेडी मार्केट में है, उसका ऑल्टरनेटिव खत्म ना हो जाए तो इसका लोगों को भी फायदा मिलेगा कि उनको भी एक चॉइस मिलती है। अब आप सोच लीजिए कि आप मेड इन इंडिया चॉकलेट खाना चाहते हैं या आपके पास 120 रुपए देने को नहीं है, आप 80 रुपए का चॉकलेट खाना चाहते हैं जो इंडियन कंपनी 80 रुपए में ही बना रही है, तो आप उसे खरीदोगे। तो कंज्यूमर के पास एक प्रेफरेंस रहती है कि उसके पास एक चॉइस है और अलग अलग लेवल के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। आप मान लीजिए कि जो इंडियन कंपनी की सेल बढ़ेगी तो अब उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेस एक्सपैंड होगा, बिजनेस
एक्सपेंड होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी जिससे इकोनॉमी भी बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और बाहर का सामान भी अवेलेबल रहेगा। ट्रम्प के टैरिफ बढ़ाने के पीछे बेसिकली यही टेक्स्ट बुक वाला नॉलेज है। खुद भी वो बिजनेसमैन है तो उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि टैरिफ का लॉन्ग टर्म फायदा ओवरऑल इकोनॉमी को पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ वो दुनिया में एक जीरो सम गेम देखना चाहते हैं। तो अगर कोई देश यूएस की इम्पोर्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाती है तो यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहिए कि अगर किसी दूसरे देश ने उनके ऊपर 20% टैक्स लगाया है तो यूएस भी उनके ऊपर 20% टैक्स लगाएगा। तो वो नेट को बराबर करना चाहते हैं, लेकिन असली दुनिया टेक्स्ट बुक की तरह नहीं चलती। ये इतना सिंपल नहीं होता। एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता इंटरनेशनल ट्रेड को चलाता है, इसे समझने की जरूरत है। और लोकल प्रोडक्ट्स वाली जो बात अभी मैंने बताई वो तभी वैलिड होगा जब तक उस इम्पोर्टेड सामान का अपने देश के पास एक अच्छा लोकल अल्टरनेटिव मौजूद हो। जैसे कि चलो ठीक है 120 रुपए का चॉकलेट नहीं 80 रुपए का खा लेंगे, काम चला लेंगे, लेकिन अगर लोकल अल्टरनेटिव अवेलेबल ही नहीं है तो टैरिफ लगाने से क्या होगा? कंज्यूमर को वही महंगा 120, 130, 140 रुपए का चॉकलेट खाना पड़ेगा। और चॉकलेट तो खैर अगर वही चीज अंडा बन जाए, वही चीज ब्रेड बन जाए तो चॉइस भी कम होगा और पैसे भी उसको ज्यादा देने पड़ेंगे। अब यूएस इकोनॉमी जितने प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है वहाँ उसका अगर आप सोच लीजिए कि बिजनेस एम्प्लॉयमेंट पूरा लेवल फुल भी कर दो तो सारी चीजें एक देश प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। मतलब कि यूएस हमेशा ही एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी रहा है और खास करके जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है और इकोनॉमिक थ्योरी भी यही कहती है कि कोई एक देश पिन से लेकर प्लेन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक नहीं बना सकती है। इसी वजह से हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं और हर देश कुछ स्पेशलिटी चीज बनाती है और उसको बेचती है। लेकिन ट्रम्प का ये मानना है कि अमेरिका के बिना तो दुनिया सूरज की परिक्रमा करना ही बंद कर देगी। अरे रेवोल्यूशन, रोटेशन सब कुछ खत्म हो जाएगा और दुनिया एकदम स्टिल पर आ जाएगी। लेकिन एक ब्लैंकेट रेसिप्रोकल टैरिफ बहुत सारे डेली कंजम्पशन की चीजों का दाम ऑलरेडी बढ़ाने लगी है, जिसका अमेरिकन के पास कोई लोकल अल्टरनेटिव नहीं है। यानी कम से कम बेस्ट केस सिनारियो में शॉर्ट टर्म में लोगों के पॉकेट से ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए अब लोग खर्चा बढ़ाएंगे, ओवरऑल कंजम्पशन गिरता रहेगा, सेविंग्स कम होती रहेंगी, इन्वेस्टमेंट कम होता रहेगा, नतीजा मार्केट क्रैश, ओवरऑल कॉन्फिडेंस में क्राइसिस एंड देन रिसेशन। ये बात अब ट्रम्प को भी समझ में आ रही है। अमेरिकन यहाँ तक के ट्रम्प की मेगा सपोर्टर्स को समझ में आ गया है कि कुछ जुमलेबाजी यहाँ चल रही है और ये टैरिफ के चक्कर में अमेरिका ही हिट विकेट हो रहा है, क्योंकि साल 2024 में अमेरिका के टोटल इंपोर्ट्स का 40% से ज्यादा हिस्सा वही चाइना, वही मेक्सिको और वही कनाडा से आया है, जिसको कि आज गाली गलोच बकी जा रही है। तो टैरिफ ये देश भी लगा सकते हैं, अमेरिका को चोट पहुंचा सकते हैं। 4 फरवरी से चाइना से आने वाले हर प्रोडक्ट पर 10% टैरिफ लगा दिया गया है। हालांकि $800 से कम की वैल्यू वाले शिपमेंट्स पे अभी भी टैरिफ एग्जेम्प्टेड है, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों पर टैरिफ लगा दिया गया है। चाइना ने कहा कि ठीक है, जवाबी कार्रवाई में उन्होंने 10 से 15% का टैरिफ लगा दिया, जो मोस्टली यूएस के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को टारगेट करने लगा। बीजिंग ने इसके अलावा यूएस की एविएशन, डिफेंस और टेक फर्म्स को अनरिलायबल एंट्री लिस्ट में डाल दिया कि इन प्रोडक्ट्स का कोई भरोसा नहीं है, इनको इंपोर्ट ना ही करो तो बेहतर है। और कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स में लगा दिए कि इन चीजों को हम अमेरिका में नहीं भेजेंगे। 4 मार्च को ट्रम्प ने टैरिफ 10% से बढ़ाकर 20% कर दिए हैं। चाइना ने इस एक्शन का सीधा स्कोर ट्रेड वॉर डिक्लेयर कर दिया और साथ ही उन्होंने यूएस को ललकार भी दिया कि तुम चाहते हो ट्रेड वॉर, तुम चाहते हो टैरिफ वॉर, या तुम किसी और तरीके का वॉर चाहते हो। चाइना आखिर तक लड़ने के लिए तैयार है। ट्रम्प ने कनाडा और मेक्सिको पर भी 25% टैरिफ इम्पोज कर दिया। ये टैरिफ पहले 4 फरवरी को लागू होने वाले थे, फिर बाद में 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, क्योंकि मार्केट्स ट्रम्प को खूब जोर जोर से तमाचे मार रहे थे। उधर कनाडा जैसे देश भी अमेरिका को हड़काने लगा। कनाडा ने एनर्जी एक्सपोर्ट्स पर 10% का टैरिफ लगा दिया। कनाडा यूएस का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। साथ ही साथ कनाडा लगभग 30% यूएस स्टेट्स को बिजली भी प्रोवाइड करता है। अगर टेंशंस और बढ़े तो कनाडा इन स्टेट्स को भी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिसिटी से डिनाई कर सकता है। मेक्सिको ने भी पहले रिटायलेटरी टैरिफ्स डिले किए हैं, लेकिन ट्रम्प की 25% टैरिफ के बाद मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने भी ये कह दिया है कि हम भी टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स अप्लाई करेंगे। अब उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला वर्कआउट होने की कोशिश तो हो रही है। मेक्सिको यूएस बॉर्डर पर 10,000 नेशनल गार्ड ट्रूप्स भेजने की कोशिश कर रहा है कि हम ड्रग्स जो जा रहे हैं अमेरिका में उसको रोकेंगे। उधर अमेरिका भी कह रही है कि हमारे यहाँ से जो इलीगल वेपन स्मगल हो रहे हैं मेक्सिको के अंदर, हम उसको भी रोकने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये गेम ऑफ चेस चल रहा है, देखते हैं कि पहले कौन ब्लिंक करता है, मेक्सिको या अमेरिका। लेकिन अभी तक लागू हुए टैरिफ में यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो छुपी हुई थी और वो सामने आ गई है। हुआ कुछ ऐसा कि पिछले 25 सालों में अमेरिका की कार इंडस्ट्री और उनके पॉलिसी मेकर्स ने साथ मिलकर नॉर्थ अमेरिका में एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन डेवलप किया, स्पेशली कनाडा और मेक्सिको के साथ। आज जो कार अमेरिका में बिकती है, बनती है, उसके कुछ पार्ट्स कनाडा में बनते हैं, कुछ पार्ट्स मेक्सिको में बनते हैं और खुद कुछ पार्ट्स अमेरिका में। जीएम, फोर्ड, क्राइसलर जैसे बड़े बड़े अमेरिकन ऑटो मैन्युफैक्चरर के पिकअप ट्रक एक ही प्रोसेस में कई बार बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ये सीमलेस ट्रेड एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से मुमकिन हुआ था और सारे देशों को इससे लाभ होता था। लेकिन अब ये नए टैरिफ्स की वजह से पूरा प्रोडक्शन लाइन ही डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब कि टैरिफ्स की वजह
से एक ही ट्रक को बनाने के प्रोसेस में हर बार अगर कोई पुर्जा बॉर्डर क्रॉस करेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की बहुत पॉपुलर जो पिकअप ट्रक है F-150, उसका दाम रातों रात $10,000 से $12,000 तक बढ़ गया था। तो आप जिस भी साइड हो इस डिबेट के, द फैक्ट इज कि ये वाले जो टैरिफ्स हैं बिना सोचे, बिना समझे और बिना ही डिस्कशन के लगाए तो जरूर गए। जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री के बैकलैश के बाद ट्रम्प को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को टैरिफ एग्जेम्पशन देना पड़ा। इस एग्जेम्पशन से ट्रम्प ने अपनी ऑटो इंडस्ट्री को बचा लिया, लेकिन पूरा बखेड़ा खड़ा होने के बाद अपनी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी, क्योंकि ये बाय द वे हार्डकोर मेगा सपोर्टर्स हैं। ठीक जैसे जो क्रेडिबिलिटी की बात है, ट्रम्प ने यूक्रेन के बाद जो यूक्रेन के साथ जो धोखा किया, पूरा यूरोप अब अमेरिका के विश्वासघात को देख रहा है, अपने डिफेंस की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका से अब सामान नहीं खरीदेगी यूरोप। यहाँ सबसे बड़ी आयरनी कॉमेडी ये है कि मेक्सिको और कनाडा के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट ट्रम्प आज कैंसिल करना चाहते हैं, चीख चीख कर कह रही है कि ये अनजस्ट है, अनफेयर है। वो डील खुद ट्रम्प ने साइन की थी साल 2018 कनाडा और मेक्सिको के साथ। अब जब वही ट्रम्प कनाडा और मेक्सिको के टैरिफ लगा रहे हैं, अपने ही डील कैंसिल कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं यूएसएमसीए डील का, तो आप कितना भरोसा करोगे इस इंसान पर? ये पूरी दुनिया देख रही है कि ट्रम्प ने अपने ही नेगोशिएटेड एग्रीमेंट को कोई वैल्यू नहीं दी और उसे कैंसिल करना चाहते हैं। इस वजह से दुनिया भर में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर यूएस का प्रेसिडेंट खुद अपने साइन किए हुए डील को तोड़ सकता है, तो कोई और कंट्री वॉशिंगटन के साथ डील क्यों करेगा? ये सवाल सिर्फ कनाडा और मेक्सिको के लिए नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी है। और हमें ये पूछना होगा कि हम यूएस पर कितना विश्वास कर सकते हैं। उस सवाल पर अभी मैं आता हूँ, लेकिन पहले जरा आंकड़े देख लेते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व के एनालिसिस के मुताबिक नए टैरिफ एवरीडे परचेजेज जो रोजमर्रा की जो चीज होती हैं, वो 0.81% से लेकर 1.363% तक प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर ट्रेड वॉर और एस्केलेट होता है तो इन्फ्लेशन 2.9% से बढ़कर 4% तक पहुंच सकती है। 4% इन्फ्लेशन यूएस जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि 4% काफी बड़ा नंबर होता है। और अब जो लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग तंग आ चुके हैं। याद रखिए, बाइडेन को जो पावर से निकाला गया था वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, जीडीपी के लिए नहीं, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण था। और अब लोग ट्रम्प से भी परेशान आ रहे हैं कि ट्रम्प भी इन्फ्लेशन को रोक नहीं पा रहे हैं और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा हुआ है ट्रम्प के पास। कुछ मेगा भक्तों का तो ये मानना है कि ट्रम्प जानबूझकर इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि वही एक तरीका है दामों को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अगर ये सच है तो एक और नोबेल प्राइज मिलना चाहिए ट्रम्प को। लेकिन फैक्ट तो ये है कि ट्रम्प को भी ये लगने लगा है कि उनकी पॉलिसीज से यूएस की इकोनॉमी को पीछे धकेला जा रहा है। रिसेशन के सीधे सवाल पर ट्रम्प ने बस इतना बोला कि इकोनॉमी एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है। वही कई एस्टिमेट्स अब यूएस को इस साल रिसेशन में जाने के चांसेस 40% तक बढ़ा चुके हैं। मार्केट में रिस्क अवर्जन ऑलरेडी दिख रहा है। बिटकॉइन जो $1,00,000 तक पहुंच गया था, अब $80,000 के आसपास चला गया है। ट्रेजरी यील्ड्स तक नीचे गिर चुके हैं। तो इस बात से इंडिकेशन साफ हो गया है कि इन्वेस्टर्स अब सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं। कॉन्फिडेंस कम हो चुका है इकोनॉमी के ऊपर। अगर मार्केट और गिरता है तो लॉसेस और बढ़ेंगे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज और टैरिफ थ्रेट्स अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स और वीकनिंग कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी ऑलरेडी थोड़ा सा डगमगा रही है। अब सिर्फ बातों की वजह से ही मार्केट इतना नीचे गिर रहा है, तो अंदर थोड़ा खोखलापन ऑलरेडी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आज जो कुछ भी अमेरिका में हो रहा है, उसका हम इंडियंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ट्रम्प कई बार भारत का नाम लेकर हम पर इल्जाम लगाते आए हैं कि भारत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है। अब तो ट्रम्प मोफेट सीधा भारत सरकार को एक्सपोज करने की बातें करते हैं, और भारत ने भी अपना पक्ष सामने नहीं रखना जरूरी समझा। अब सारी दुनिया ट्रम्प को गलत कहने में हिम्मत जुटा रही है, चाहे कनाडा हो, मेक्सिको हो, यहाँ तक कि जॉर्डन जैसे देश ने भी अपना पक्ष रखा है ट्रम्प के सामने। वहीं भारत ने कुछ नहीं बोला है। पाकिस्तानियों का मुंह बंद करने वाले मशहूर जयशंकर साहब ने भी एक लफ्ज तक नहीं बोला है कि इतना सब कुछ अपमान जो हमारे ऊपर दिया जा रहा है। ना उन्होंने अपनी लेजर आइज को ऑन किया है, और मोदी तो खैर ट्रम्प के सामने क्या ही बोलेंगे, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन इस चुप्पी के पीछे क्या मोदी सरकार की कोई स्ट्रेटेजी है? इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन ऑफिशियल्स उम्मीद ये कर रहे हैं कि स्टील और एल्यूमिनियम पर जो 25% ड्यूटी लगाई गई है, उसमें इंडिया को कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती है। साथ ही साथ आने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ में भी कुछ कंसेशंस की डिमांड हमने अमेरिका के सामने की। ट्रम्प टैरिफ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, वो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पे आने वाला है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया एवरेज 17% टैरिफ लगाती है यूएस प्रोडक्ट्स पर, जबकि यूएस हमारे प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 3.3% टैरिफ लगाती है। तो जहां तक टैरिफ की बात है, वहां ट्रम्प सही बात कर रहे हैं।
एग्रीकल्चर सेक्टर में ये डिफरेंस और भी ज्यादा है। इंडिया का एवरेज एग्रीकल्चर टैरिफ 39% है, जबकि ट्रेड वेटेड एवरेज 65% तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट इस सेक्टर को काफी प्रोटेक्शन देती है, देना भी चाहिए बिकॉज फार्मिंग का मैटर है। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद इंडियन एग्री ऑन फूड प्रोडक्ट्स यूएस में महंगे हो जाएंगे। इन कंपनीज का प्रॉफिट कम होने लगेगा, खामियाजा सीधा हमारे फार्मर्स को भरना पड़ेगा। उनके प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बिक पाएंगे। ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स भी इन टैरिफ से काफी प्रभावी होंगे। दोनों इंडस्ट्रीज इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूरोप और यूएस में काफी एक्सपोर्ट करते हैं। अपना सामान अगर यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज करता है तो इंडियन ऑटो, इंडियन फार्मा कंपनीज को नए मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, और ये नए मार्केट यूरोप, लैटिन अफ्रीका हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारे आईटी सेक्टर भी बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। लगभग 60% से भी ज्यादा हमारा सामान, हमारा जो सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिकन कंपनीज को जाता है। सोचो अगर ट्रम्प वहाँ कोई छेड़छाड़ करने लगे, इस सब का सोल्यूशन आसान नहीं है। हमारी सिचुएशन काफी सीरियस है, हम काफी प्रोटेक्टेड इकोनॉमी रह चुके हैं और ट्रम्प अब इसे कॉल आउट कर रहे हैं। हमें इस पर फोकस करने की जरूरत है। ये प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका की ही नहीं है, बल्कि हमारी भी प्रॉब्लम बनने वाली है। इसको एडवांटेज कैसे बनाना है वो हमें देखना पड़ेगा। चाइना ये चीज भुगत चुकी है। ट्रम्प वर्जन 1 में जब वो पहली बार ऑफिस में आए थे, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इंसुलेट किया। अमेरिकन इकोनॉमी से हमने वो नहीं किया है। हमने आत्मनिर्भर को एक स्लोगन बनाकर छोड़ दिया, लेकिन उसे एक्शन में लाने की अभी भी जरूरत है। बाकी दोस्तों, इस टॉपिक के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों, आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टिंग ने कैसे ड्रास्टिक एक्शन लिया है रेड बुल के अगेंस्ट में? तो जानने के लिए आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।